नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और बंगाल के इस बेहद हाई स्टेक्स राजनीतिक महासंग्राम का एकदम निष्पक्षता से विश्लेषण करते हैं। ऐतिहासिक डेटा, वहां के सांस्कृतिक मुद्दे और हालिया एग्जिट पोल्स के अनुमानों को एक साथ रखकर हम इस चुनाव की पूरी इनसाइड पिक्चर को डिकोड करने वाले हैं। इस डीप डाइव के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, सबसे बड़ा राजनीतिक इनाम। दूसरा, सत्ता में ऐतिहासिक बदलाव। तीसरा, सांस्कृतिक युद्ध का मैदान। चौथा, डेमोग्राफिक्स ऑफ वोटर रोल्स। पांचवा, पोलिंग बूथ के विवाद। और आखिर में हम करेंगे एग्जिट पोल्स का मूल्यांकन। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द अल्टीमेट पॉलिटिकल प्राइज। इस पूरे मैक्रो कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यही राज्य इस वक्त सबसे बड़ा चुनावी इनाम क्यों बना हुआ है। सच कहूं तो ये कोट इस पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्टली बयां करता है। बंगाल द कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा की तरह है। मतलब भले ही इस समय केरल, असम या तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्यों में भी चुनाव चल रहे हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल ही इस पूरे पॉलिटिकल सीजन का मेन कैरेक्टर और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसके पीछे का रणनीतिक महत्व समझिए। बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद पॉपुलेशन के हिसाब से ये देश का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो सीधी सी बात है, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बेहद मजबूत पिलर है और साथ ही पूर्वी भारत में अपना पूरा दबदबा बनाने का सबसे अहम गेटवे भी है। कुल मिलाकर यहाँ जीतने का सीधा मतलब है एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक हिस्से पर कंट्रोल हासिल करना। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, हिस्टोरिकल शिफ्ट्स इन पावर। चलिए जरा ऐतिहासिक डेटा पर नजर डालते हैं कि 2016 के बाद से सत्ता के ये बदलते डायनामिक्स कैसे इस जबरदस्त राजनीतिक तनाव की वजह बने हैं। अब ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। 2016 के विधानसभा चुनावों में जहां एक पार्टी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं, वहीं 2021 आते आते ये नंबर सीधे 77 सीटों तक जंप कर गया। इस अप्रत्याशित छलांग ने रातों रात एक बेहद आक्रामक और सीधा विपक्ष खड़ा कर दिया। और ये जो स्ट्रक्चरल बदलाव हुआ ना, ये साबित करता है कि लगातार मेहनत से उन राजनीतिक किलों को भी भेदा जा सकता है जिन्हें कभी अजेय माना जाता था। सोचिए, 34 साल पुराने सीपीआईएम शासन का अंत और कांग्रेस के मजबूत प्रभाव का वहां से हटना कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2021 के इन नतीजों ने असल में 2026 के महामुकाबले के लिए पूरी रणनीतिक बिसात बिछा दी है। अब आते हैं भाग 3 पर, द कल्चरल बैटल ग्राउंड। देखिए, चुनाव सिर्फ नंबर्स या डेटा पर नहीं लड़े जाते, ये लड़े जाते हैं स्थानीय भावनाओं पर। और यहीं से शुरू होता है सांस्कृतिक युद्ध। माछे भाते बंगाली, यानी मछली और चावल ही तो एक बंगाली की असली पहचान है। ये वैसे तो एक आम सी स्थानीय कहावत है, लेकिन रैलियों में जब ये दावा किया गया कि सत्ता बदलने पर मछली, मांस और अंडे खाने पर रोक लग सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। रातों रात लोगों की डाइट उनकी सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई बन गई। अब ये देखना बहुत दिलचस्प था कि बड़े बड़े नेताओं ने इन विशिष्ट दावों को कैसे काउंटर किया। अनुराग ठाकुर का पब्लिक में मछली खाना, हिमंत बिस्वा शर्मा का असम में खाने पीने की आज़ादी की बात करना और रवि किशन का दूसरे राज्यों से मछली इंपोर्ट करने का ऑफर देना, ये सब हमें दिखाता है कि सांस्कृतिक नैरेटिव अपने पक्ष में करने के लिए किस लेवल की स्ट्रेटेजिक एंकरिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, डेमोग्राफिक्स एंड वोटर रोल्स। संस्कृति से थोड़ा बाहर निकलकर अब हमें डेमोग्राफिक्स और वोटर लिस्ट पर जो इतना फोकस किया गया है, उसके डेटा को भी परखना होगा। जरा वोटर लिस्ट से हटाए गए 90 लाख से ज्यादा नामों के इस विवादित ब्रेकडाउन को देखिए। इसमें करीब 63% हिंदू, 34% मुस्लिम और 3% अन्य वोटर शामिल हैं। आलोचकों का सीधा दावा है कि वोटर रोल्स में किए गए इस भारी बदलाव ने एक खास तरफ डेमोग्राफिक एडवांटेज शिफ्ट कर दिया है, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही बड़े सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा अवैध अप्रवासियों का मुद्दा भी लगातार छाया रहा। राज्य सरकार आरोप लगाती है कि सेंट्रल फोर्सेस सीमाओं को सुरक्षित रखने में नाकाम रही हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का दावा है कि राज्य के अधिकारी जानबूझकर इन अवैध अप्रवासियों को पनाह देते हैं। अगर हम इसे निष्पक्ष होकर देखें तो ये आरोप प्रत्यारोप का खेल काफी उलझा हुआ है और पूरी तरह से अनसुलझा है। अब आते हैं भाग 5 पर, पोलिंग बूथ कंट्रोवर्सीज। चुनाव के दिन आखिर ग्राउंड पर क्या हुआ,
वहां हमें भारी वोटिंग के साथ साथ कई बड़े ऑपरेशनल विवाद भी देखने को मिले। 92%। सच कहूं तो ये वोटिंग परसेंटेज अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का घरों से निकलकर वोट देना साफ दिखाता है कि इस हाई स्टेक्स चुनाव में वहां की जनता कितनी गहराई से इन्वॉल्व्ड और जागरूक है। लेकिन इस भारी वोटिंग के बीच विवाद भी कम नहीं हुए हैं। एक तरफ आरोप था कि डायमंड हार्बर में विरोधियों ने ईवीएम में एक खास पार्टी के बटन पर टेप लगा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ गंभीर आरोप लगाए गए कि ईवीएम में हेरफेर हो रही है और चुनाव आयोग बायस्ड है। इन दावों को देखने से समझ आता है कि चुनावी निष्पक्षता को लेकर दोनों ही पक्ष एक ही समय पर कितने गंभीर सवाल उठा रहे हैं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, इवैल्यूएटिंग द एग्जिट पोल्स। इस पूरे राजनीतिक शोर शराबे से थोड़ा पीछे हटते हैं और एग्जिट पोल्स के नतीजों और उनकी विश्वसनीयता को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। 148 बंगाल की कुल 294 उपलब्ध सीटों में से सरकार बनाने का लक्ष्य रखने वाली किसी भी पार्टी को इस मैजिक फिगर तक पहुंचना ही होगा। बस यही वो गणितीय लक्ष्य है जिस पर सबकी नजरें टिकी है। ज्यादातर बड़ी पोलिंग एजेंसियां मान रही हैं कि सत्ताधारी पार्टी बाहर हो सकती है। हालांकि पीपल्स पल्स का अनुमान इसका एक अपवाद है। कुछ लोग एक त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली की पॉसिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा नोट करने वाली है वो है एग्जिट पोल्स की एक्यूरेसी को लेकर जनता के बीच का भारी अविश्वास, जिसका कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है। और यही अविश्वास आखिरी नतीजों के इंतजार को और भी थ्रिलिंग बना देता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बंगाल में हो रहे ये नाटकीय चुनावी बदलाव हमारी राष्ट्रीय राजनीति के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखते हैं? रीजनल लेवल पर हो रहे ये बड़े राजनीतिक पुनर्संरेखण क्या पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे? हमने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन इस सवाल का असली जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।